friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester B.Ed of IP University और इसके अंदर हम आज हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें पढ़ना है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एंशियंट टाइम में जिस तरीके की एजुकेशन थी इसके बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका टाइटल है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें हम हिस्टोरिकल थिंग्स को भी देखें, सोशियोलॉजिकल थिंग्स को भी देखेंगे और इस पर किस तरीके से बेस्ड है एजुकेशन, किस तरीके से हमारा जो प्राचीन काल था या फिर जो भी पुराने समय में शिक्षा का आधार था, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत की जो शिक्षा थी, यानी कि प्राचीन भारत में सबसे पहले हम वैदिक काल के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा है वैदिक काल के समय पर वो किस तरीके की थी। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले हम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अंदर एज एन एग्जाम अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। किसी भी टॉपिक के अंदर शिक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है, शिक्षा के लिए वैदिक साहित्य में जो वैदिक साहित्य होते हैं, वैदिक टाइम के जो लिटरेचर्स हैं, शिक्षा के लिए वैदिक साहित्य में ज्ञान यानी कि नॉलेज, प्रकाश, विद्या, विनय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब इन सारे शब्दों का प्रयोग साहित्य के लिए किया गया है, साहित्य में शिक्षा के लिए। आगे है शिक्षा का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व यानी कि जो किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका विकास करके उसको समाज के योग्य नागरिक बनाना है। मतलब अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा का अर्थ क्या होगा हमारे लिए कि अगर हम मनुष्य हैं, अगर एज एन ह्यूमन हम देखें तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी में रहने के योग्य हों, एबल हों और एक गुड सिटीज़न कहलाएं। तो यही चीज़ होती है शिक्षा का एक तरीके से मेन मोटिव, जिससे वह समाज में रहते हुए, मतलब जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, वहाँ रहते हुए अपना उचित विकास कर सके, मतलब डेवलपमेंट कर सके। वैदिक काल में शिक्षा को ऐसा प्रकाश बताया गया है, मतलब जो वैदिक पीरियड था वहाँ पर उस समय पर जो शिक्षा है उसको ऐसा प्रकाश बताया गया है जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, यानी कि हर पक्ष को प्रभावित करता है, हर पक्ष पर इफेक्ट डालता है। क्या? हमारी शिक्षा। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यानी कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था, वैदिक काल था, उस समय पर क्या उद्देश्य थे, क्यों शिक्षा दी जाए, क्या उद्देश्य थे उसके, इसको हम पढ़ेंगे क्या क्या एम्स थे। तो सबसे पहला था धर्म प्रचार यानी कि रिलीजन प्रीचिंग, यानी कि अपने धर्म का और ज़्यादा प्रचार करना। तो इसमें क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, मतलब उसको और ज़्यादा फैलाना, प्रचार करना था। प्राचीन भारत के मुख्यतः जो प्राचीन भारत था, पहले का एंशियंट इंडिया था, प्राचीन भारत के मुख्यतः साहित्य धर्म प्रचार के साधन माने जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे साहित्यिक ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ लिटरेचर, यानी कि हर समय पर हर समय के हिसाब से, हर काल के हिसाब से उसका अपना एक साहित्य होता है, अपना एक लिटरेचर होता है। तो साहित्यिक ज्ञान क्या है, नॉलेज ऑफ लिटरेचर क्या है, धर्म प्रचार के अतिरिक्त शिक्षा का उद्देश्य जो है वो साहित्य का ज्ञान भी था। मतलब अपने साहित्य के बारे में स्टूडेंट्स को ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब यानी कि साहित्य का ज्ञान भी था। साहित्य ज्ञान प्रकाश व मोक्ष के साधन थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। मतलब हर व्यक्ति को अपने साहित्य के बारे में, अपने लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। यानी कि दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी ये साहित्य का ज्ञान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंशियंट टाइम में, यानी कि जब एंशियंट इंडिया था उस समय का जो वैदिक काल था। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा उद्देश्यों के अंदर अज्ञानता की समाप्ति यानी कि रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जो अज्ञानता है लोगों के अंदर उनको एक तरीके से ज्ञान उनके अंदर स्थापित करना, एक तरीके से उनके अंदर ज्ञान का बढ़ावा करना, मतलब एक तरीके से उनके अंदर जो ज्ञान है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना, अज्ञानता को मिटाना, दूर करना। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन
था उस समय पर जो संपूर्ण अज्ञानता को नष्ट कर सकती थी। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा साधन थी जो संपूर्ण अज्ञानता को नष्ट कर सकती थी। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को, मतलब जो उसकी इंटरनल पावर है, आंतरिक शक्ति को जान सकता था और इसके पश्चात ही सत्य को प्राप्त कर सकता था। फोर्थ हम देखेंगे उद्देश्यों में, जिसके अंदर है संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर है, यानी कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करना और उसको और ज़्यादा स्प्रेड करना, यानी कि लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने जो हमारा कल्चर है। तो इसके अंदर है वैदिक कालीन कक्षा का मात्र उद्देश्य, जो उस समय की कक्षाएं थी या उस समय की शिक्षा थी, उसका मात्र उद्देश्य क्या था? संस्कृति एवं सभ्यता एवं जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका संरक्षण करना, मतलब उसको प्रिजर्व करना, उसको और ज़्यादा सेव करके रखना, तो संरक्षण था, एवं उसका सही प्रकार से प्रसार करना, मतलब उसको और ज़्यादा प्रसारित करना लोगों में। इस कार्य का उत्तर दायित्व महान आध्यात्मिक, जो भी उस टाइम के महान आध्यात्मिक विद्वान थे, उन पर था। संस्कृति एवं सभ्यता के विस्तार में प्रत्येक व्यक्ति उचित भूमिका निभाता था। मतलब उस समय पर हर व्यक्ति अपनी एक उसका अपना एक अलग रोल था उस टाइम के समाज में, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर बौद्धिक तथा शारीरिक विकास। मतलब जो वैदिक कालीन में शिक्षा थी उसका क्या मोटिव था? बौद्धिक तथा शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता के साथ विद्यार्थी के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में विशेष भूमिका निभाती थी। बुद्धिमान मनुष्य ही स्वयं को समाज के उचित ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। मतलब समाज का एक उचित ढंग जो होता है उसके जरिए अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि वो एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका जो ज्ञान है, वो किसी एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप है और उसके योग्य है, उस समाज में रहने के योग्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली, यानी कि एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड का एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला उस टाइम का जो सिस्टम था उसमें था शिक्षा के सिद्धांत, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं उसके सिद्धांतों को देखना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्या थे उस टाइम के? वैदिक कालीन शिक्षा कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित थी। विद्यार्थी को गुरुकुल जो था उस समय का, गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए आवश्यक था। मतलब उस समय पर ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पर एक गुरुकुल हुआ करता था या किसी मंदिर में शिक्षा दी जाती थी। तो ये गुरुकुल जो थे यहाँ पर आवश्यक था शिक्षा लेना, वहाँ पर प्रवेश करके। उसके बाद क्या था? आवश्यक था कि उनके भीतर नैतिक मूल्य, यानी कि जो मोरल वैल्यूज और सत्य, यानी कि ट्रुथ की राह पर चलाने या फिर चलने की योग्यता हो। मतलब उस समय पर क्या था कि जो भी गुरुकुल में प्रवेश ले रहा है उसके अंदर मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए और सत्य की राह पर चलने की योग्यता भी है और होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा उपनयन संस्कार, यानी कि जो रिचुअल होता है उपनयन, मतलब जब नया नया दाखिला होता है उस समय पर बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था प्राचीन काल में, वैदिक काल में। तो इसमें क्या है? उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। उपनयन का अर्थ शिक्षक के निकट जाना, मतलब जो स्टूडेंट है वो शिक्षक के निकट जाएगा, टीचर के निकट जाएगा और उनसे शिक्षा ग्रहण करेगा, किसी से संबंधित होना से है। यह संस्कार उस समय निभाया जाता था जब शिष्य गुरु के पास शिक्षा को प्रारंभ करता था। थर्ड है हमारा इसके अंदर ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर क्या है? उपनयन संस्कार के पश्चात, यानी कि जब वो शिक्षक के पास जाता है शिक्षा आरंभ करने के लिए, तो उपनयन संस्कार के पश्चात बालक का ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन शुरू हो जाता था। मतलब ये जो ब्रह्मचार्य जीवन था ये उस आश्रम में शुरू हो जाता था। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस आश्रम में उसे अविवाहित रहना पड़ता था, मतलब वो शादी नहीं कर सकता था। तो कोई भी स्टूडेंट हो, मेल हो फीमेल हो, वो शादी नहीं कर सकते थे, अविवाहित जीवन उनका होता था वहाँ पे, इसी तरीके से रहना पड़ता था। ब्रह्मचार्य आश्रम के दौरान उसके चरित्र निर्माण, मतलब उसका जो कैरेक्टर एक तरीके से बिल्ड हो रहा है, कैरेक्टर चरित्र निर्माण और ज्ञान प्राप्ति, कि वो नॉलेज को रिसीव करे और ज़्यादा लर्न करे, तो ज्ञान प्राप्ति पर विशेष बल दिया जाता था।
फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो करिकुलम क्या था, वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत था, परा एवं उपरा यानी कि निम्न भी और अपर लेवल का भी, लो लेवल का भी और अपर लेवल का भी, छोटा बड़ा दोनों प्रकार का, परा एवं अपरा दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वेदों और वेदांगों के ज्ञान को अपरा विद्या कहा गया उस समय पर, जिसके द्वारा संसार में और समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस एजुकेशन की, धर्म के आधार पर उस धर्म के लिए किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा विशेष स्थान रखती थी, मतलब इसका एक विशेष स्थान था, इम्पोर्टेंट प्लेस था एक इसका। उसके बाद विद्यार्थियों को ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती थी, क्योंकि ऋग्वेद जो है उस समय का प्राचीन ग्रंथ था, यानी कि वेद भारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत का जो है सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ है। 6 पॉइंट हम देखेंगे इसका स्त्री शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन वैदिक काल के समय पर कैसी थी। वैदिक काल को स्त्री शिक्षा के लिए इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता था। उस समय पर स्वर्ण काल कहा जाता था। स्त्रियां या फिर पुरुष के समान, स्त्रियां जो थी वो पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वे जो स्त्रियां थी वे वेदों का अध्ययन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। उस टाइम पर वो वेदों का अध्ययन कर सकती थी। इसके अतिरिक्त वे पुरुषों के साथ प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड जो भी पूजा पाठ वगैरह होते थे उसमें भाग ले सकती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, शिक्षा की जो संस्थाएं थी उस समय पर क्या थी। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी कि वैदिक पीरियड में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी और कहाँ कहाँ दी जाती थी। तो सबसे पहला स्थान था गुरुकुल। तो ये एक संस्था थी उस टाइम की गुरुकुल। इसमें क्या था, वैदिक काल में शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। मतलब जो गुरुकुल प्रणाली थी उस समय पर वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद क्या है इसके अंदर, गुरुकुल शिक्षक का घर होता था। जो गुरुकुल है वो शिक्षक का घर होता था, वहीं पर उनके शिष्य भी रहा करते थे। तो विद्यार्थी गुरु परिवार में रहकर संपूर्ण, जो विद्यार्थी हैं वो गुरु के परिवार में रहकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करता था। गुरुकुल में रहते हुए शिक्षार्थी विभिन्न विषयों, धर्म, गणित, तर्क, चिकित्सा, राजनीति शास्त्र, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त करते थे। मतलब उस समय के ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट संस्था क्या होती थी उस समय पर, मंदिर यानी कि टेम्पल्स। तो टेम्पल में क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा में मंदिर भी विशेष भूमिका निभाते थे। मंदिरों में साधारणतः धर्म, दर्शन, वेदों के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। थर्ड है मठ, यानी कि मठ के अंदर किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में मठों की विशेष भूमिका थी। मठों की जो स्थापना थी वो ब्राह्मण साधुओं द्वारा की गई थी उस समय पर शिक्षा हेतु। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यानी कि जो भी मेरिट्स थे उस समय पर क्या क्या गुण थे वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन थी उसके, इसको हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट है संतुलित पाठ्यक्रम। मतलब उस समय का जो करिकुलम था वो कैसा होता था, बैलेंस्ड होता था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोझ स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया जाता था। तो संतुलित पाठ्यक्रम होता था उस समय का। सेकेंड है गुरुकुल प्रणाली, यानी कि गुरुकुल सिस्टम था वहाँ पर। और गुरुकुल क्या था कि गुरु के घर पे ही रह के, जो हमारा टीचर है उसके घर पर ही रह के स्टूडेंट्स उनके परिवार के साथ रहकर शिक्षा हासिल करते थे। थर्ड है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि व्यवसाय से संबंधित भी उस समय पर शिक्षाएं दी जाती थी, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर उत्तम अनुशासन, यानी कि एक्सीलेंट डिसिप्लिन। उस समय का अनुशासन जो था वो काफ़ी उत्तम और अच्छा था, कठोर हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए। फिफ्थ है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, जो उस टाइम के शिष्य हुआ करते थे उनके लिए फिजिकल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा इसके अंदर शारीरिक दंड जो थे, यानी कि फिजिकल एक तरीके से जो पनिशमेंट थी उन पर उनका कम प्रयोग किया जाता था, लेस यूज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर समानता आधारित शिक्षा, यानी कि इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि सबको एक समान रखा जाए। एट्थ था इसके अंदर निशुल्क व सार्वभौमिक, यानी कि फ्री एंड यूनिवर्सल थी उस समय की एजुकेशन।
9th है हमारा इसके अंदर गुरुकुल की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल में स्वतंत्रता होती थी लेकिन वहाँ के अनुशासन को भी फॉलो करना पड़ता था। उसके बाद है 10th हमारा सहायता अनुदान प्रणाली, यानी कि ग्रांट इन एड सिस्टम, यहाँ पर सहायता अनुदान प्रणाली का भी पालन किया जाता था। 11th है हमारा इसके अंदर उत्तम शिक्षण विधियाँ, यानी कि गुड टीचिंग मेथड्स उस समय पर हुआ करते थे। और उसके बाद इसमें मौखिक परीक्षा, और जो परीक्षा होती थी वो किस तरीके की हुआ करती थी, ओरल एग्जामिनेशन। उस टाइम पर रिटर्न में कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती थी, सारा ओरली होता था, यानी कि सारी परीक्षाएं ओरली होती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक का, जिसके अंदर है अवगुण यानी कि डीमेरिट्स। जो वैदिक पीरियड था उस समय पर क्या क्या डीमेरिट्स थे इसके अंदर, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो शिक्षा थी वो टीचर पर सेंटर्ड थी, टीचर सेंटर्ड थी, कि शिक्षक के हिसाब से ही हर चीज़ें चलेंगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन उस समय पर नहीं थी। सेकंड था इसके अंदर अमनोवैज्ञानिक, यानी कि नॉन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जो मनोविज्ञान है, बच्चों के मन को समझना, उसके हिसाब से शिक्षा देना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, वो चीज़ें नहीं थी उस समय पर, नॉन साइकोलॉजिकल शिक्षा थी। थर्ड है इसके अंदर हमारा धर्म आधारित शिक्षा, यानी कि रिलीजियन बेस्ड एजुकेशन, मतलब अपने ही धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। तो ये उस समय पर था कि अपने ही धर्म से रिलेट करके शिक्षा दी जाती थी। फोर्थ है इसके अंदर हमारा विशेष वर्ग के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर पर्टिकुलर क्लास, यानी कि जो एक तरीके से ऊंची जाति के थे, ऊंची कास्ट के थे, उनको शिक्षा दी जाती थी। निम्न जाति के वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो पर्टिकुलर क्लास के लिए एजुकेशन थी उस समय पर। फिफ्थ है इसमें स्वायत्ता, यानी कि ऑटोनॉमस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसके अंदर हमने वैदिक पीरियड में शिक्षा को देखा कि जो एंशियंट टाइम था हमारा, एंशियंट इंडिया था, उस समय पर वैदिक पीरियड में शिक्षा का क्या महत्व था, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, करिकुलम किस तरीके से फॉलो किया जाता था, टीचिंग मेथड्स क्या थे, और उस समय की जो सिद्धांत थे, किन सिद्धांतों पर ये चीज़ें फॉलो की जाती थी, गुरुकुल वगैरह में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस टॉपिक में देखी, और ओवरऑल हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ये रेडी हो जाता है। आपको इसके अंदर और भी कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर कोई भी पॉइंट इसमें से निकालना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे इसमें ऐसा कोई पॉइंट मैंने नहीं लिखा हुआ है जो आपको समझ में ना आए, आपको पूरा टॉपिक एज इट इज़ रेडी मिल चुका है इसके अंदर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please press the bell icon for other notifications like these kind of videos of your syllabus. Thank you so much friends.